खबर दमदार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। शाम के 7 बज गए हैं। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग जारी है। इस बैठक में यूपी के बाकी सीटों पर मंथन हो रहा है। आज बीएसपी को बड़ा झटका लगा है और बीएसपी को झटका ये कि लालगंज से बीएसपी सांसद बीजेपी में शामिल हो गई। लोकसभा चुनाव में एसपी कांग्रेस में बेहतर तालमेल को लेकर क्या प्लानिंग हुई है, ये भी आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। आजम खान को किस मामले में 7 साल की सजा हुई है, ये भी आपको बताएंगे। टीचर की हत्या पर साथियों का प्रदर्शन हो रहा है, ये इसके अलावा कई और भी खबरें होंगी। विस्तार से इस बुलेटिन में उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। कुशीनगर में पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध रूप से रह रहा था बांग्लादेशी नागरिक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कसिया नगर में छिपकर रह रहा था बांग्लादेशी नागरिक। मामून सरकार बांग्लादेश के मुरादनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मामून सरकार बांग्लादेशी नागरिक को शरण देने वाला जहांगीर अंसारी भी गिरफ्तार हो गया है। मुखबिर की सूचना पर कसिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अशोक शुक्ला हमारे संवाददाता कुशीनगर से जुड़ गया। अशोक, क्या जानकारी इस खबर को लेकर, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, ये कसिया थाना क्षेत्र मामला है। कसिया नगर में ही यह व्यक्ति अपना नाम और पता छुपा कर रह रहा था। बाद में पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने छापा मार के गिरफ्तार किया। तो इसके बारे में पूरा पता चला है कि ये बांग्लादेश के मुरादनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है मामून सरकार, और इसको शरण दे रखा था कसिया के ही रहने वाले जहांगीर अंसारी ने इसको शरण दे रखा था। छुप के अपनी पहचान छुपा के रह रहा था। जानकारी होने के बाद पुलिस ने छापेमारी की और फिर गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने रिमांड लेकर जांच शुरू की है कि आखिर यहाँ रहने का क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य यहाँ रह रहा था। तो अभी पुलिस जांच कर रही है, बांग्लादेशी नागरिक से पूछताछ कर रही है। अन्य तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी जो है पूछताछ करने की तैयारी में है। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों की ओर से अपनी तैयारियों को जोर शोर से शुरू कर दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग जारी है और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कोर ग्रुप के सभी नेता शामिल हैं। बताया जा रहा है कि यूपी की बची हुई सीटों को लेकर मंथन हो रहा है। बीजेपी जल्द ही यूपी की बाकी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। दिल्ली से पवन गौड़ हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, बताया जा रहा है कि मीटिंग लगातार जारी है, क्या अपडेट मीटिंग को लेकर, बैठक को लेकर? देखिए नलिनी, आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। उत्तर प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में है, गृह मंत्री अमित शाह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और तमाम जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं उस बैठक में बैठे हुए हैं। 24 जो बची हुई सीटें हैं बीजेपी के कोटे की उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सीटों पर मंथन किया जा रहा है। एक एक सीट पर जो उत्तर प्रदेश से जो पैनल बन के आया 24 सीट पर, उस पर एक एक नाम पर गहन मंथन किया जा रहा है कि जो नाम आए हैं एक एक पैनल में, उसका जातीय समीकरण क्या है, उसका क्षेत्रीय समीकरण क्या है, उसकी जीत का फैक्टर कितना मजबूत है, क्या वो जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है। उसके अलावा जो पार्टी ने, जो लगातार संगठन ने पिछले 5 साल में जो काम दिए उसको, वो उसमें कितनी सहभागिता रही, फीडबैक क्या लगातार उनको जमीन से मिला। तो एक एक सीट को लेकर एक एक नाम पर गहनता से मंथन किया जा रहा है और मंथन करने के बाद में एक एक नाम पर मोहर लगाई जा रही है। उसके बाद में क्या होगा कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल रहेंगे और उस बैठक में उन नामों पर फाइनल मोहर लगा दी जाएगी। यानी कि अब आज कोर ग्रुप की बैठक के बाद में अगले 1 से 2 दिन के अंदर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद में फाइनल मोहर लगने के बाद में बीजेपी अपनी जो अगली जो सूची है, तीसरी लिस्ट जो है लोकसभा उम्मीदवारों की, वो जारी कर देगी। चूंकि पहले फेज के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है, दूसरे फेज के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है और ऐसे में बीजेपी जो है वो 27 तारीख जो है को लेकर लगातार नजर बनाए रखिए। जैसे कोई अपडेट होगा जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। आज लालगंज से बीएसपी सांसद संगीता आजाद बीजेपी ज्वाइन उन्होंने कर लिया है। दिल्ली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और विनोद तावड़े ने संगीता आजाद को बीजेपी ज्वाइन कराई। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि संगीता आजाद के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। वहीं संगीता आजाद ने कहा बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर वो बीएसपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। संगीता आजाद जी, जो लगातार 5 वर्ष सांसद रहने के दौरान जिस ढंग से उन्होंने क्षेत्र के साथ साथ
विभिन्न मुद्दों पर महिलाओं के संबंध में तथा प्रदेश की अन्य समस्याओं के बारे में भी लगातार काम किया है। ऐसी बहन संगीता आजाद जी, आजाद अरिमर्दन जी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ाने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकसित भारत का संकल्प है उसे पूरा करने में हम सब लोग ताकत से जुटेंगे। क्योंकि देखिए, पहला तो सबसे पहला सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने उस समय दिया जब माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया। सबसे पहले तो वही मुझे प्रभावित करता है कि इतने साल 70 साल की राज्य के बाद भी कांग्रेस ने बाबा साहब को वो सम्मान नहीं दिया। फिर उसके बाद माननीय मोदी जी का अगर 10 साल का कार्यकाल आप देखें तो बाबा साहब की जो भी संस्मरणीय हैं उसको 5 स्मारकों के रूप में आदरणीय मोदी जी ने विकसित किया है और हमारे समाज को सम्मान देने का काम किया है। और आज बीजेपी में शामिल हुई संगीता आजाद को लेकर सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी की जौनपुर जिले के मछली शहर सीट से संगीता को बीजेपी प्रत्याशी बना सकती है। लालगंज लोकसभा सीट से सटी सीट है मछली शहर। ये बड़ी खबर। पूर्व राज्यसभा सांसद और बीएसपी के संस्थापक सदस्य गांधी आजाद की बहू है संगीता। आज दिल्ली में संगीता आजाद बीजेपी में शामिल हुई हैं। और लखनऊ से खबर। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और एसपी के नेता सामंजस्य बनाने में जुटे हैं। इसके लिए एक वॉर रूम तैयार हुआ है। एसपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि दोनों दलों के दो नेताओं की ड्यूटी लगाए जाने पर सहमति बनी है। साथ ही हर सीट पर कांग्रेस और सपा की तरफ से दो नेताओं को तालमेल के लिए तैनात किया जा रहा है। इन नेताओं के ऊपर राज्य स्तर पर 5-5 नेताओं की टीम बनकर तालमेल स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है। दल के नेता लगातार एक दूसरे से संपर्क में हैं। इससे पहले जिन 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है वहाँ के सारे संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों को बुला के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कांग्रेस की लीडरशिप से मिलवा दिया था, जिनका संपर्क सूत्र और डिटेल सब कांग्रेस कार्यालय को चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी के भी लोग अपने एक व्यवस्था के तहत अपने जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के लोकसभा वार जिलावार सूचियां दे रहे हैं और इस तरीके से दोनों के बीच में एक समन्वय की स्थिति बननी ताकि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर एक साथ चुनावी जीत की दिशा की ओर बढ़ सकें। और खबर रामपुर से। एसपी नेता आजम खान को कोर्ट से झटका लगा है। आज डूंगरपुर मामले में रामपुर के एमपी अमले कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई। साथ ही आजम पर 5 लाख जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया। इस मामले में आजम खान, आले हसन, अजहर अहमद खान, बरकत अली को कोर्ट ने सजा सुनाई है। आजम खान सहित 7 लोग इस मामले में आरोपी थे। मामला 2016 में एसपी सरकार के दौरान का था। डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के मामले में केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने 16 मार्च को आजम खान सहित 4 को दोषी माना था। आज कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई है। ये जो मैटर था, ये जो वादी एहतेशाम है उनके द्वारा पंजीकृत कराया गया था और इसमें जो आरोप लगाए गए थे घर में घुस के मारपीट करने के और गाली गलौज करने के और इसके अलावा मकान में तोड़फोड़ करने के, तो ये आरोप माननीय न्यायालय में साबित पाए गए हैं और जिसमें आज ये सजा की गई है। जो मुलजिमान हैं इसमें मेन आजम खान है, आले हसन है, बरकत अली ठेकेदार हैं और अजहर खान है। पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा और 8 लाख रुपए का जुर्माना आजम खान पर लगाया है। रामपुर के डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान को आज एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। एहतेशाम नाम के एक व्यक्ति ने आजम खान सहित 7 लोगों पर लूट, डकैती, घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 16 तारीख को बहस के बाद इसमें आजम खान सहित 4 लोगों को दोषी माना था। वहीं 3 लोगों को इसमें बरी किया गया था, जिसमें आज आजम खान को 7 साल की सजा और 8 लाख जुर्माना, वहीं 3 अन्य लोगों को 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगाया है। और कल राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर बयान दिया था, उसको लेकर बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ा एतराज व्यक्त किया।
पार्टी जो है इस बात से परेशान है कि किस तरीके से नौजवानों के हाथ में क्यों रोजगार जा रहा है, देश का पिछड़ा समाज में आगे कैसे बढ़ रहा है, हमारा अल्पसंख्यक पासमानदा समाज के मुख्य धारा से कैसे जुड़ रहा है। ये तमाम परेशानियां कांग्रेस पार्टी की है। अभी जो उन्होंने यात्रा निकाली कांग्रेस पार्टी ने, अब सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि इस यात्रा के प्रति कोई उत्साह देश की जनता के अंदर नहीं था। देश की जनता ने आज प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में अपना एक सेवक चुन लिया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से, अपनी सेवा भाव से देश के विकास के लिए तत्परता और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस की पुरानी आदत हो चुकी है। जब वो जीतती है तो ईवीएम को कुछ नहीं, धन्यवाद भी नहीं देती है, और जब वो हार जाती है तो ईवीएम की आलोचना करती है। इस बार उसकी हार सुनिश्चित है तो एडवांस में आलोचना शुरू करना। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में मोहब्बत का देश नफरत क्यों फैलाई जा रही है। हम कहते हैं कि बीजेपी नफरत फैला रही है, महिलाओं युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों दलितों के साथ। ये राहुल गांधी सब आधारहीन बातें कर रहे हैं। वो जहां जहां जाते हैं उन्हीं के लोग उनके सब मोहब्बत छोड़ करके चले आ रहे हैं दूसरी तरफ। अब वो राहुल गांधी की कौन सी मोहब्बत है, क्या है, वो जाने, उनके सहयोगी जाने। अयोध्या के संतों ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ा ऐतराज व्यक्त किया। इन संतों का आरोप है कि राहुल गांधी ने नारी समाज का अपमान किया है। एक तरफ से शक्ति के बारे में, देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी किया, जिस प्रकार से राहुल जी एक तरफ तो पूरी देश जोड़ने की बात करते हैं, दूसरे तरफ सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को किस प्रकार मिटाया जाए, तोड़ा जाए, इसका नाश किया जाए, इस पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। हाँ, वो बात ठीक कह रहे हैं। हिंदू से लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो स्वयं घोषित कर रहे हैं कि हमारी पार्टी मुस्लिम पार्टी है और उनके खानदान भी वैसे मुस्लिम हैं। तो पारसी से उनके माता के विवाह हुआ था, उन्हीं के लड़के हैं, तो वो तो हिंदू के विरोध में है ही हैं, हिंदू से लड़ते ही हैं। आज से नहीं, जब उनके हमारे पूज्य भगवान श्री राम को भी नकार दिया, काल्पनिक कर दिया, तो ऐसी स्थिति में जो कह रहे हैं वो सही है कि वो हिंदू नहीं हैं, हिंदू विरोधी हैं, लड़ रहे हैं हिंदू से, तो हिंदू से लड़ते रहें। और जो भारत हमारा हिंदुस्तान है, इसीलिए भारत ने उनको नकार दिया है और वह सड़क पर घूम रहे हैं और सड़क पर घूमते रहेंगे। बरेली से खबर, फरार चल रहे तौकीर रज़ा की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तौकीर रज़ा के घर पुलिस ने कोर्ट का नोटिस चस्पा किया है। कोर्ट ने मौलाना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के दरगाह आला हजरत के पास तौकीर रज़ा का घर है। आज पुलिस ने नोटिस चस्पा किया। बरेली में साल 2010 में हुए दंगों का मास्टरमाइंड है तौकीर रज़ा। मुजफ्फरनगर में शिक्षक की हत्या मामले में टीचरों में गुस्सा है। शिक्षकों ने हाई स्कूल और इंटर का कापियों का मूल्यांकन का बहिष्कार करते हुए जमकर नारेबाजी की। और आपको टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें कुछ दिखा रहे हैं हम, जहां सोनभद्र और मुजफ्फरनगर में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। मेरे दो शिक्षक भाई बनारस के, दो आरक्षियों के साथ, पुलिस आरक्षियों के साथ, और दो चपरासी के साथ वो मुजफ्फरनगर की तरफ वो रवाना हुए थे पुलिस मूल्यांकन कापी को जमा करने के लिए। और उसमें एक पुलिस कर्मी ने हमारे भाइयों पे पूरे अपने गोलियों को उतार दिया, सीने में उतार दिया, पूरा उसकी जो शरीर छिलनी हो गई और वहीं घटना स्थल पे वो मर गया। हम लोग चाहते हैं कि उसे न्याय मिले। मुजफ्फरनगर में सिपाही द्वारा शिक्षक की हत्या से शिक्षकों में रोष है। समगर में गुस्साए शिक्षकों ने बोर्ड एग्जाम की कॉपियां जांचने का बहिष्कार किया। सिपाहियों की बर्खास्तगी और मृतक के परिवार के व्यक्ति को नौकरी और मुआवजे की मांग है। मांग पूरी न होने पर मूल्यांकन कार्य आगे भी बंद रखने की चेतावनी दी गई है। जनपद का जिलाध्यक्ष होने के नाते अपने सभी शिक्षक साथियों और शिक्षिका बहनों से अनुरोध करता हूं कि मुजफ्फरनगर की हुई एक बहुत ही दुखद घटना, जिसमें एक अंगरक्षक सिपाही के द्वारा एक शिक्षक की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके विरोध में उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सरकार से विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि अगर उसके दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उसको बर्खास्त नहीं किया गया और उसके परिवार को न्याय नहीं दिलाया गया और उसके यहाँ जो भी बाल्य है तो उसको एक
उसको नौकरी दिलाई जाए शिक्षक साथी के परिवार में, और मुआवजा दिया जाए। और संभल से खबर, जहां डकैती का अभियुक्त पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। जिस वक्त आरोपी को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था तभी शातिर फरार हो गया। अभियुक्त के भागने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। अब पुलिस शातिर की तलाश में लगी है। घटना संभल कोतवाली स्थित जिला अस्पताल की है। गाजियाबाद पुलिस ने पिछले शनिवार महिला पर हुए एसिड अटैक मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच करते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस ने पीड़ित को ही आरोपी बनाया। पुलिस के मुताबिक महिला ने आर्थिक लाभ पाने के लिए 3 लोगों पर आरोप लगाया था। बता दें कि पिछले शनिवार को पुलिस को सूचना मिली कि थाना सिहानी गेट क्षेत्र में एक महिला पर एसिड अटैक हुआ। इसके बाद पुलिस ने तुरंत मामले की जाँच शुरू की। तारीख को एक महिला, सुमन प्रजापति नाम की महिला, जो नंदग्राम की रहने वाली थी, उसने सियानी गेट थाना क्षेत्र में सूचना दी कि वो ऑटो रिक्शा से जा रही थी। उसके ऊपर 2 मोटरसाइकिल सवार जो हेलमेट लगाए हुए अज्ञात व्यक्तियों ने उसके ऊपर कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया है। उसके तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया और पूरे घटनाक्रम की जब जाँच की गई तो इसमें जो लोकल इनपुट्स थे, सीसीटीवी फुटेज और जो भी साक्ष्य संकलन के तरीके हैं, हम लोगों ने सब अपनाए। सिद्धार्थनगर जिले के बीएसए बीईओ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएसए कार्यालय में तैनात 2 क्लर्क पर भी सदर थाने में केस दर्ज हुआ है। बीएसए देवेंद्र कुमार पांडे, बीईओ कुंवर विक्रम पांडे, कनिष्ठ लिपिक मुकुल मिश्रा और लिपिक शिव सागर चौबे पर केस दर्ज हुआ है। इन लोगों पर फर्जी तरीके से स्कूलों को मान्यता दिलाने, फर्जी नियुक्तियां कर वेतन भुगतान करने वाले कर्मचारियों को संरक्षण देने के आरोप में केस दर्ज किया है। संत कबीर नगर जिले के बेलवा गांव निवासी विनोद प्रताप सिंह के लगाए गए आरोपियों की एसटीएफ द्वारा जांच के बाद पुष्टि होने पर एफआईआर की गई। 4 अभियुक्त हैं जिनका नाम है मुकुल मिश्रा, कनिष्ठ लिपिक कार्यालय बीएसए, देवेंद्र कुमार पांडे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिव सागर चौबे लिपिक पटल सहायक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और कुंवर विक्रम पांडे खंड शिक्षा अधिकारी। इन चारों के ऊपर ये आरोप लगाए गए कि इनके द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करके कई स्कूलों को मान्यता दी गई है, फर्जी उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, फर्जी तरीके से वेतन आहरित किया गया है और उर्दू शिक्षक भर्ती की जो पत्रावलियां हैं उनको ऑफिस से गायब किया गया है। और शामली से खबर, जहां सदर कोतवाली पुलिस और आदर्श मंडी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही कब्जे से आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बलवा बाजपास का है, जहां पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। बहुत दिनों से और क्षेत्राधिकारी सिटी के नेतृत्व में बनाई गई थी व्यवस्था पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, जिसके क्रम में टीम बनी थी। इन्होंने इस पे वर्क कर रहे थे लोग। इसी बीच में उन लोगों को जानकारी मिली, थाना कोतवाली को, आदर्श मंडी दोनों को। थाना कोतवाली ने कुल 7 गाड़ियां बरामद की हैं, जिसमें आप देख रहे हैं पीछे सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। 7 गाड़ियां कोतवाली ने बरामद करी है, 1 गाड़ी आदर्श मंडी ने। और चित्रकूट में बाइक सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसे में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। इसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मामला पहाड़ी थाना क्षेत्र के अशोक गांव के पास मेन रोड का है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और कासगंज पुलिस को जुआ सट्टा के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने अलग अलग कई जुआ और सट्टे के ठिकानों पर रेड मारी है। पुलिस ने 4 जुआरी और सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 4000 कैश बरामद। थाना अमारपुर और गंज डुंडवारा क्षेत्र का यह पूरा मामला है। कासगंज में शराब तस्करों पर पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर रेड मारी। पुलिस ने 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर पहले भी जेल जा चुके हैं। बता दें कि पुलिस ने अलग अलग थानों पर एक्शन लिया है। सीतापुर में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद आसपास के लोगों के पहुंचने के बाद खुद कमरे में जाकर उसने सुसाइड कर लिया है। और ये संसदीय केस मामला थाना क्षेत्र का है। और सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
फिरोजाबाद में कैंटर की टक्कर से महिला की मौत हो गई। थाना नारकी क्षेत्र के सड़क पार पर खेत पर जा रही महिला को कैंटर ने टक्कर मारी। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। हादसा इतना भीषण था कि अनीता की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजन भी पहुंच गए। एक खड़ी थी मेरे द्वार पर, गाड़ी वाले ने सामने से टक्कर मारी कैंटर वाले ने। तो टैंकर पकड़ गया कोई? हाँ पकड़ गया, थाने बंद है। कितनी उम्र होगी इनकी? 28 साल की। और उन्नाव पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 7 किलो गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक तस्कर देश के अलग अलग हिस्सों से गांजा लाकर उन्नाव और आसपास के इलाकों में सप्लाई करते थे। सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मैनपुरी पुलिस ने 3 बाइक लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 5 चोरी की बाइक बरामद की है और पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 2 तमंचा कारतूस बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी गिरोह बनाकर बाइक चोरी और लूट की घटना को अंजाम देते थे। बाद में बाइक पर दूसरी नंबर प्लेट लगाकर बेच दिया करते थे। जो बाइक बिक नहीं पाती थी उसके पार्ट बाइक से निकालकर बेच देते थे। इनके दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक अजय निवासी नगरिया थाना कुर्रा का है, दूसरा सचिन है और तीसरा है बसरुद्दीन जो देवली का रहने वाला है, बरनाल थाना क्षेत्र का। इनके ये मोटरसाइकिल चोर हैं और काफ़ी इनका आपराधिक इतिहास भी है। इनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिलें, जिसमें से 2 कटी हुई हैं। और बस्ती में युवक का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की शिनाख्त राजकुमार के रूप में हुई, जो लालगंज थाना क्षेत्र इस्माइलपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 18 मार्च 2024 को थाना लालगंज के चौकी क्षेत्र खुदराहा के ग्राम इस्माइलपुर से पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि राम जानकी मार्ग पर एक पुलिया है, उसके नीचे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची। प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत होता है। इस संबंध में मृतक के पिता की तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। मृतक इस्माइलपुर के पड़ोसी गांव डिहुआ का रहने वाला है। वहां पर वो अपना सुअर का पालन करता था और वहीं पर रात में रहता था। मृतक के पिता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। और एटा पुलिस का एक्शन जारी है। अलग अलग थानों में 121 वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए कानून व्यवस्था कड़ी की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। लोकसभा चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्वक संपन्न कराना ये हमारा लक्ष्य है और इसके लिए जनपद एटा पुलिस जो है बिल्कुल सतत जागरूक और संवेदनशील है। और इसी के तहत एक अभियान चला रात्रि में, जिसमें 121 वारंटी गिरफ्तार हुए हैं। ये जनपद की बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। जैसे एनबीडब्ल्यू प्राप्त होगा सबको हम लेकर के इनको जेल भेजेंगे और ये कार्रवाई हम करते रहेंगे ताकि हम निष्पक्ष चुनाव और सकुशल बाद में भी एक युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। शव की जेब से आधार कार्ड मिला है जिस पर राम प्रकाश पुत्र शोभाराम लिखा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामला थाना नजीबाबाद की अदब कॉलोनी का, जहां युवती का शव मिला है। सोनभद्र में महज 20 रुपए के लिए पूर्व प्रधान की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी गई। नौगांव नंदलाल ग्राम पंचायत की घटना है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूर्व प्रधान गांव में ही शराब ठेका के पास लाई चना भूजा की दुकान लगाता था। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।